हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आदित्य कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज है सैटरडे और आज हम लोग कवर करेंगे जनरल साइंस क्विज का डे 3 और ये क्विज जो इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के आरआरसी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई सीबीटी 1, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल और इसके अलावा जितने भी एग्जाम्स हैं जिनके अंदर साइंस आता है, ये आज की क्विज सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट आज की क्लास का कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इन द सेल। कोशिका में जो राइबोसोम होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? फैटी एसिड सिंथेसिस, वसा अम्लों का संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, या फिर कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का जो मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि राइबोसोम आर द प्रोटीन बिल्डर्स और द प्रोटीन सिंथेसाइजर्स ऑफ द सेल। राइबोसोम प्रोटीन निर्माता या कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण होते हैं जिनसे प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन इज नीडेड फॉर मैनी सेल फंक्शन सच एज रिपेयरिंग, डैमेज और डायरेक्टिंग केमिकल प्रोसेस। कई कोशिका कार्यों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जैसे कि क्षति की मरम्मत या रासायनिक प्रक्रियाओं को निर्देशित करना। दे आर लाइक कंस्ट्रक्शन गाइज हु कनेक्ट वन अमीनो एसिड एट अ टाइम एंड बिल्ड लॉन्ग चेन्स। मतलब इसे कह सकते हैं निर्माण करने वाले लोगों के समान है, जैसे कि जो हमारे वर्कर्स होते हैं जो एक बार में एक अमीनो अम्ल को जोड़ते हैं और लंबी श्रृंखला बना देते हैं। राइबोसोम कैन बी फाउंड फ्लोटिंग विद इन द साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम को कोशिका द्रव्य के भीतर तैरते हुए या अंतः प्रद्रव्यी जालिका यानी कि जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से जुड़ा हुआ पाया जा सकता है। तो राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए यहाँ पर पॉइंट है इन चारों पॉइंट में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राइबोसोम आर द प्रोटीन बिल्डर और द प्रोटीन सिंथेसाइजर्स ऑफ द सेल। राइबोसोम प्रोटीन निर्माता या कोशिका के प्रोटीन संश्लेषक होते हैं। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फॉर इमीडिएट एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल्स वन शुड टेक। कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए एक व्यक्ति को क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज, विटामिन के, विटामिन सी, या फिर रफेज यानी कि चारा। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ग्लूकोज। Glucose is an essential nutrient. The body uses blood to carry the glucose to the cells of every organ for the purpose of energy production. ग्लूकोज एक आवश्यक पोषक तत्व होता है हमारी बॉडी का। ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य से ग्लूकोज को प्रत्येक अंग की कोशिकाओं तक ले जाने के लिए शरीर रक्त का उपयोग करता है। यानी ग्लूकोज जो ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में, हर सेल, हर ऑर्गन की हर सेल तक ग्लूकोज जाता है, बट वो किसके थ्रू जाता है? ब्लड के थ्रू जाता है। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर। ग्लूकोज चीनी का सबसे सरल रूप है। विच कैन बी इजिली मेटाबोलाइज्ड बाय द लिविंग सेल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन टू जनरेट एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसे जीवित कोशिकाओं द्वारा कोशिकीय श्वसन यानी मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है की प्रक्रिया द्वारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उत्पन्न करने के लिए आसानी से चयापचय किया जा सकता है। इसलिए सो दे एक्ट एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इस वजह से ये एनर्जी का एक इंस्टेंट सोर्स होते हैं, ऊर्जा का एक तत्काल स्रोत के रूप में वो प्रयोग करते हैं। यानी अगर अब आपसे कभी भी कोई पूछ लेगा कि फॉर इमीडिएट एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल वन शुड टेक, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ग्लूकोज। और आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, अगर सेकंड लाइन आप लोगों को नहीं भी समझ में आ रही है कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, फर्स्ट लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पॉइंट ये वाला, और स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट हिंदी मीडियम यूजर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए पॉइंट दिया था कि ग्लूकोज शुगर का सिंपलेस्ट फॉर्म है और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ पर एक और आप लोगों के लिए काम की चीज़ ये है कि एटीपी की फुल फॉर्म आती है एग्जाम में, तो आप लिख सकते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होती है एटीपी की फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। If the sun's rays do not reach the earth, then human will suffer from dash deficiency. यदि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंचती हैं तो मानव डैश की कमी से पीड़ित होगा।
मिनरल, फैट, विटामिन डी, विटामिन ई। मतलब अगर सन्स की जो रेज होती हैं, सन की रेज अगर वो पृथ्वी पर आना बंद कर दें तो हमें कौन सी बीमारी हो, मतलब हमारे शरीर के अंदर कौन सा विटामिन कम हो जाएगा? मिनरल, फैट, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा विटामिन डी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ह्यूमन स्किन कैन मेक लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन डी व्हेन लॉट ऑफ स्किन इज एक्सपोज्ड एंड सन इज हाई इन द स्काई। यानी क्या होगा इसका मतलब, अगर मैं हिंदी में बताऊं आप लोगों को, तो मानव त्वचा बड़ी मात्रा में विटामिन डी बना सकती है जब त्वचा धूप में खुली हुई होती है और सूर्य आकाश में ऊंचा है। मतलब जितनी ज़्यादा धूप हो रही है, जितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो उस समय हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी उतना ही ज़्यादा आता है। योर बॉडी इज डिजाइन टू गेट द विटामिन डी इट नीड्स बाय प्रोड्यूसिंग इट व्हेन योर बेयर स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट। हमारी बॉडी कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि जब मतलब बेयर बेयर मतलब अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो बेयर स्किन का मतलब हो गया स्किन का वो पार्ट जहाँ पर हमने कपड़ा नहीं पहना हुआ है या जो एक्सपोज हो रहा है, जो स्किन का पार्ट हमें दिखाई दे रहा है। द पार्ट ऑफ द सन्स रेज दैट इज इम्पॉर्टेंट इज अल्ट्रा वायलेट बी। जो सन रेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हमारा अल्ट्रा वायलेट बी, जिसे कि हम यूवीबी भी कहते हैं या हिंदी में कहा जाता है परावैंगनी बी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों को क्या समझ में आया? देखें, यहाँ पर समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, अगर सन की रेज अर्थ तक नहीं आती हैं तो हमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। और विटामिन डी कहाँ से मिलता है? विटामिन डी मिलता है हमें सन से। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विटामिन डी का नेचुरल सोर्स कौन सा है। तो विटामिन डी का स्टूडेंट्स नेचुरल सोर्स होता है हमारा SUN यानी सन, या फिर अगर बात करूँ तो विटामिन डी की नेचुरल सोर्स क्या होता है हमारा? सूर्य। सूर्य क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन, और सूर्य से क्या मिलता है हमें? विटामिन डी। चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन। लेयर विच सेव्स फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इज नोन एज। यूवी विकिरणों के हानिकारक प्रभावों से जीवन को बचाने वाली परत को डैश के रूप में जाना जाता है। ओजोन लेयर, अल्फा लेयर, गामा लेयर या फिर इंफ्रारेड लेयर। यानी ओजोन परत, अल्फा परत, गामा परत या फिर स्टूडेंट अवरक्त परत। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का क्या काम होता है अगर देखें तो, द ओजोन लेयर एक्ट्स एज अ फिल्टर फॉर द शॉर्टर वेवलेंथ एंड हाईली हजार्डस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। जो ओजोन परत होती है सूर्य से छोटी तरंग दैर्ध्य यानी जो छोटी वेवलेंथ आती हैं और अत्यधिक खतरनाक परावैंगनी विकिरण के लिए एक निस्पंदक के रूप में कार्य करती है। यानी जैसे कि मान लीजिए एक आप लोगों ने देखा होगा फिल्टर क्या होता है? फिल्टर वो होता है जो किसी चीज़ को अलग कर देता है। तो जो ओजोन लेयर होती है, जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है या फिर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा घातक होती हैं, तो वो क्या करती है? उनको पृथ्वी पर आने से रोक देती हैं। जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, मैंने एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है, प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम इट्स पोटेंशियली हार्मफुल इफेक्ट्स। जो पृथ्वी पर जीवन को उसके संभावित हानिकारक प्रभावों से बचाती है। तो स्टूडेंट चलिए अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। कोरोंडम एंड क्रायोलाइट आर इंपॉर्टेंट ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। कोरेंडम और क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु के महत्वपूर्ण अयस्क हैं? सिल्वर यानी चांदी, आयरन यानी लोहा, एल्युमिनियम या फिर स्टूडेंट्स टिन। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की इंपॉर्टेंट ओर्स कौन कौन सी होती है? एल्यूमिनियम की 3 और इंपॉर्टेंट होती है, क्रायोलाइट, बॉक्साइट और कोरोंडम। क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3AiF6, AlF6 सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, और बॉक्साइट का होता है Al2O3.2H2O हाइड्रेटस एल्यूमिनिया, और Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं जिसे कि केमिकली और कोरोंडम भी कहा जाता है। तो ये तीनों ओर्स क्या होती हैं? आपको एग्जाम में अगर आप फॉर्मूला नहीं भी याद रखते हैं तो कोई बहुत इशू नहीं है, बट हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम की ओर्स कौन कौन सी होती हैं, क्रायोलाइट, बॉक्साइट और कोरोंडम। और आपको ये वाला फॉर्मूला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए कि Al2O3 को क्या कहा जाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहा जाता है Al2O3 को। तो यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। चलिए अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द AC मेन्स फ्रीक्वेंसी इन इंडिया। भारत के अंदर AC मेन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 45 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज या फिर 55 हर्ट्ज।
तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा 50 हर्ट्ज। ये राइट आंसर है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी होती है अल्टरनेटिंग करंट की भारत में वो 50 हर्ट्ज है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी की मुख्य आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। This simply means that the magnetic field around the armature in the AC generator in India rotate 50 times per second। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? इसका मतलब यह है कि भारत में एसी जनरेटर में जो आर्मेचर होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर प्रति सेकंड 50 बार घूमता है, यानी एक सेकंड में लगभग वो 50 बार घूमता है। चलिए अब देखते हैं इस मतलब आज का अगला क्वेश्चन। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? तो स्टूडेंट प्रेशर की एसआई यूनिट होती है हमारी पास्कल। अब इसको देखते हैं। एसआई यूनिट प्रेशर की होती है पास्कल। और अगर मैं पास्कल की बात करूं तो पास्कल का फॉर्मूला होता है हमारा, पास्कल का कई बार आ जाता है कि पास्कल को किस तरीके से डिनोट करते हैं, तो पास्कल को हम डिनोट करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से भी डिनोट किया जाता है। दिस नेम फॉर द यूनिट वॉज एडेड इन 1971। इकाई के लिए यह नाम 1971 में जोड़ा गया था। बिफोर दैट प्रेशर इन एसआई वॉज एक्सप्रेस सिंपली इन न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। उससे पहले मतलब ये जो प्रेशर के साथ पास्कल का नाम जोड़ा गया ये 1971 में जोड़ा गया, और इससे पहले जो एसआई यूनिट सिंपली थी वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के नाम से जानी जाती थी। यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, द एसआई यूनिट फॉर प्रेशर इज द पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये चीज़ स्टूडेंट्स, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोगों को तो आप लोग ये वाला पॉइंट्स प्रेफर कर सकते हैं। ये थोड़ा सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए है। द कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स। एक तारे का रंग इसके डैश का संकेत है। टेम्परेचर, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, प्रेशर यानी कि दाब। यानी जो कलर होता है स्टार का वो किसके ऊपर निर्भर होता है, तापमान पे, या सूर्य से दूरी, या पृथ्वी से दूरी। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स टेम्परेचर यानी कि ऑप्शन ए। द कलर ऑफ अ स्टार मोस्टली इंडिकेट अ स्टार्स टेम्परेचर एंड इट कैन ऑल्सो सजेस्ट द स्टार्स एज। एक तारे का रंग ज़्यादातर एक तारे के तापमान को इंगित करता है। मतलब वहां से हम क्या पता चल सकते हैं, तापमान के बारे में पता कर सकते हैं, और यह तारे की आयु का भी सुझाव दे सकता है कि तारा मतलब कितना पुराना है। तारों की जो दो कैटेगरी होती है, क्लास ओ और क्लास एम। क्लास ओ तारे जो होते हैं स्टूडेंट्स, क्लास ओ स्टार होते हैं ब्लू इन कलर। जो क्लास ओ तारे होते हैं वो नीले रंग के होते हैं और वो सबसे गर्म होते हैं। और स्टूडेंट्स जो क्लास एम स्टार्स होते हैं, यानी जो क्लास एम के तारे होते हैं वो रेड इन कलर होते हैं, लाल रंग के होते हैं, और वो कौन से होते हैं, सबसे ठंडे होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने देखे क्या क्या सीखा कि टेम्परेचर जो मतलब स्टार का कलर किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर, और स्टार की एज का पता भी उससे लगाया जा सकता है। और स्टार्स में दो क्लास होती हैं, क्लास ओ और क्लास एम। क्लास ओ स्टार होता है ब्लू इन कलर जो कि सबसे गर्म होता है, और क्लास एम स्टार होता है रेड इन कलर जो सबसे कोल्डेस्ट होता है यानी सबसे ठंडा होता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH वी गेट। जब NaOH की उपस्थिति में क्लोरीन इथाइल अल्कोहल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो हमें डैश मिलता है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स क्या मिलता है हमें। जब क्लोरीन रिएक्ट करता है इथाइल अल्कोहल के साथ, अगर यहाँ पे मैं फॉर्मूले की बात करूँ स्टूडेंट तो Cl2 क्लोरीन का फॉर्मूला है, C2H5OH हो गया हमारा इथाइल अल्कोहल। जब ये दोनों रिएक्ट करे तो इन दोनों ने क्या बनाया मिलकर के, CCl3CHO, और इसके बाद इसको किसके थ्रू रिएक्ट कराया गया, NaOH। और NaOH का केमिकल नेम क्या होता है स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें क्या मिला, CHCl3 हमें मिला। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, CHCl3, यानी कि स्टूडेंट्स कौन सा, ऑप्शन ए CHCl3। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। द नेम ऑफ प्लास्टिक पॉलीमर फ्रॉम विच कॉम, टॉयज, बाउल्स एक्सेट्रा कैन बी मेड। प्लास्टिक बहुलक का नाम जिससे कंघी, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जा सकते हैं, जो प्लास्टिक के सामान हम यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, टेफ्लॉन,
मेटेलिक पॉलीस्पाइड यानी धात्विक पॉलीस्पाइड, पॉलीस्टीरीन या फिर थर्मोप्लास्टिक पॉलीथीरीन्स। चलिए देखते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो प्लास्टिक पॉलीमर होते हैं जो कि बनते हैं कंघियों से, खिलौनों से और कटोरों से, उनको कहा जाता है पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन और पॉलीस्टीरीन क्या होता है स्टूडेंट्स? पॉलीस्टीरीन एक सिंथेटिक सुगंधित हाइड्रोकार्बन बहुलक है। मतलब अगर इंग्लिश में बात करें क्या है ये? सिंथेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, यानी ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिला हुआ बनकर एक पॉलीमर होता है जो कि सिंथेटिक है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, यानी सुगंधित हाइड्रोकार्बन होता है। और ये किससे बनता है स्टूडेंट्स? ये बनता है मेड फ्रॉम द मोनोमर स्टाइरीन। ये मोनोमर स्टाइरीन से बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के जो 10 क्वेश्चन थे थोड़े से, मैं ये कहूँगा मॉडरेट टू टफ लेवल के थे, तो आप लोगों को भी कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा आज की क्लास में। और स्टूडेंट्स अगर आज की क्लास में आप लोगों को कुछ भी नया सीखने को मिला है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितने भी नए यूज़र जुड़े हैं आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं, इस क्लास की पीडीएफ का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर उसको क्लिक करके आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स जो अगली क्लास होगी, अब अगली क्लास होगी हमारी ट्यूसडे को, और अगली क्लास में मैं थोड़ा सा मेथड चेंज करने वाला हूं पढ़ाने का। तो वो स्टूडेंट्स एक छोटा सा सरप्राइज़ होगा। ये भी हो सकता है जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को स्लाइड पे पढ़ाया है, तो ये हो सकता है मैं आप लोगों के साथ ब्लैक बोर्ड पर क्लास लेकर के आऊँ। तो कुछ भी हो सकता है ट्यूसडे को, या तो ब्लैक बोर्ड वाली क्लास हो सकती है या पावर पॉइंट वाली क्लास हो सकती है। ये आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ होगा छोटा सा, पर हाँ आप लोगों को सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास इसी के साथ यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। और स्टूडेंट्स अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। आप सभी को आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए पूरी ऑनलाइन तैयारी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट।